जबलपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहा करते थे, लेकिन एक घर सुनीता का था जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी सौतेली माँ उसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी, उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती और उसे हर रोज मारती थी। पर बेचारी कर भी क्या सकती थी, चुपचाप खुद पर हुए जुर्म को सहती जा रही थी। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ मर गई? जरा यहाँ आ। हमेशा काम के वक्त गायब हो जाती है। जरूर अनन्या के कमरे में कुछ कर रही होगी। अरे वाह, यहाँ खेलने में कितना मजा आ रहा है। मेरी माँ तो मुझे यहाँ कभी आने ही नहीं देती। अच्छा हुआ अनन्या भी अभी यहाँ पर नहीं है। अरे यार, माँ तो बुलाने लगी, अब उसे क्या जवाब दूंगी। चलो जल्दी से चलती हूँ, वरना वो यहाँ खुद आएंगी तो मेरी पिटाई कर देंगी। सुनीता अपनी सौतेली माँ के सामने सर झुकाए खड़ी हो जाती है। अरे ओ सुनीता, सच बता, तो कहाँ गई थी? अनन्या के कमरे में थी या फिर मेरे कमरे से तुम पैसे चोरी कर रही थी? सच सच बताना। नहीं माँ, मैं तो बस अनन्या के कमरे को साफ कर रही थी, क्योंकि उसने बहुत सारे खिलौने को बिखार कर रखे थे। अच्छा तो ठीक है, अब तुम जाओ और घर की सारी सफाई कर दो, मुझे बहुत सारी काम है, मैं सोने जा रही हूँ। दोपहर के 2 बज रहे थे। अनन्या स्कूल से वापस आती है। वह काफी थकी हुई होती है, पर वह अपने कमरे को देखकर खुश भी रहती है, इसलिए वह जल्दी से बैठ जाती। एक गांव के जंगल में नागिन का पूरा परिवार रहता था, जिसके सर पर नागमणि था। इस जंगल में सभी इच्छाधारी नाग एवं नागिन रहते थे। माँ, मेरे साथ खेलो ना, मेरा खेलने का बहुत मन कर रहा है। तुमसे कितनी बार कहा है आराध्या, बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो, तुम पर ये सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आइंदा से मुझे परेशान मत करना, पागल के। अब इस जंगल में नाग और नागिन को डर लगने लगा था, क्योंकि यहाँ भी हर रोज अब सपेरा आने लगा था और क्या पता कब आ जाए। सपेरे ने हर रोज बीन बजा बजा कर इन लोगों को परेशान कर दिया था। एक कंटेंट अब कॉपीराइट। नाग नागिन भी सोचने लगे कि हर रोज किस्मत अच्छी नहीं हो सकती कि रोज रोज ये सपेरे से बच जाएं। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन लोगों ने उस जंगल को छोड़ दिया। वे नए जंगल में आ गए, जहाँ सपेरा का कोई नामो निशान नहीं था। पर सपेरे की चिंता इन्हें अभी भी सताती। माँ, हमने अपने पुराने घरों को क्यों छोड़ दिया? मुझे वहाँ बहुत मन लगता था, पर यहाँ मेरा बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा। देखो राधिया बेटा, वह जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। वहाँ हमारे लिए हमेशा खतरा ही खतरा था, इसलिए हम लोग नई जगह पर आए हैं। यहाँ की हरियाली तो देखो, वहाँ से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के पेड़ पौधे, वातावरण। माँ, पर मुझे यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अपना दिल यहीं लगाऊंगी। और फिर धीरे धीरे आराध्या ने अपने इस नए घर को स्वीकार किया। सोनपुर नामक गांव में बहुत से लोग खुशी खुशी रहा करते थे और यह गांव भी काफी खुशहाल था। पर इसमें से एक घर ऐसा भी था जहाँ खुशियाँ बहुत ही कम समय के लिए ही कैरेक्टर लेके हाजिर है। क्योंकि हमेशा पहले भी एक वीडियो अपलोड है, इसमें और सारे पोज है, जाके देख लीजिए। और ये कंटेंट कॉपीराइट फ्री है, आप यूज कर सकते हो। बस एक बार मुझे हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे लगा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और वह राजा के पास जाने का फैसला कर लेती है। सुबह होते ही वह घर से निकल जाती है और मन में एक आशा लिए अपनी राह पर चलती रहती है। पैदल चलते चलते उसके पाँव के 12 बज चुके थे, क्योंकि दोपहर का समय था और सूर्य भी निकलने को था। पर फिर भी वह पीछे नहीं हटी, वह अपने रास्ते पर चलती गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे बहुत जोर की पानी भी प्यास लग रही है। ऐसा कहकर शीला फिर अपने रास्ते पर चलने लगती है। आखिरकार वह राजा के महल के पास पहुंच जाती है। वो मुझे राजा साहब से मिलना है। सैनिक बहुत दयालु होते हैं, इसलिए वह अच्छे से कक्ष बता देते हैं। प्रणाम माता, आपका स्वागत है हमारे इस महल में। नहीं बेटे, मुझे प्रणाम मत करो। मैं कहाँ और तुम कहाँ? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? क्यों माता, मुझे कैसी शर्म? मैंने तो बड़ों का आदर करना ही सीखा है। कहिए, क्या काम था आपको? वो राजा साहब जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे घर में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है माता, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ज़रूरत कल ही पूरी हो जाएगी। ठीक है मालिक, जैसा आप सही समझे।
अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर शीला आगे की ओर बढ़ने लगती है और अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में काफी अंधेरा हो चुका होता है, पर वह ठहरती भी तो ठहरती कहाँ। आखिरकार वह अपने घर आ जाती है, जहाँ दूसरी तरफ उसका पोता बड़े ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। दादी माँ, अब कुछ नहीं लाई क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। नहीं बेटे, राजा साहब ने कहा कि कल वे हमारे घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे, सारी चीज़ों को नया कर देंगे। सुबह के 8 बज रहे थे और हर्ष अभी तक सोया हुआ ही था, क्योंकि उसे पंखे की हवा में बहुत अच्छी नींद आ रही थी। जब वह सोकर उठा तो अपनी दादी की तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ हर्ष, इतनी हैरानी से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? दादी माँ, ये सब इतनी जल्दी हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब हुआ। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे अमीर लोग रहा करते थे, पर इस गांव में एक घर ऐसा भी था जिसमें एक गरीब लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, पर वह जहाँ तहाँ से पैसे जुटाकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके घर में खाना ना होने की वजह से वह पास के नदी में जाती है। अरे, आज तो जंगल में भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला, चलो आज पानी पीकर ही सो जाऊंगी, क्या पता कल कुछ मिल जाए, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसा कहकर वह लड़की सोचने लगती है। उसे अपनी भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह अपने पड़ोसियों से मांग मांग कर थक चुकी थी। काफ़ी रात होने की वजह से संजना भूखी ही सो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी खाना नहीं मिलता और कोई चारा भी नहीं था उसके पास। सुबह संजना जैसे ही उठकर दूसरे कमरे में आती है तो देखती है उसके कमरे में बहुत सारी मिठाइयाँ। अरे रे, ये कैसे हुआ? जरूर ये कुदरत की करिश्मा है। कल मैं भगवान के सामने रो रही थी, शुक्र है भगवान का कि उसने मेरी सुनी, तो मैं इसे जल्दी से खा लूंगी। अब मुझे कभी भूखी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में सीता माता और राम लक्ष्मण रहते थे। सीता माता बैठी हुई थी, वह खाना पका रही थी। बस जल्दी से खाना बना लेती हूँ, दोनों भाई भोजन करने के लिए आते ही होंगे, पता नहीं कितना वक्त लगेगा उनको आने में। ऐसा कहकर माता सीता राम और लक्ष्मण दोनों भाई की राह देखने लगती है। हाँ, आ रही हूँ, पता नहीं अब क्या कह रहे हैं, चलो बाहर चलकर ही देखती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं मुझसे। माता, मेरी आपसे यह निवेदन है कि हम दोनों भाइयों के आने तक आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगी। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण एक रेखा खींचने लगता है, जिसके पार सीता को जाना मना था, क्योंकि वह जानता था कि राम बहुत दुष्ट है और वह कुछ भी कर सकता है। इस बात को सीता भी नहीं टाल सकी, इसलिए वह चुपचाप खड़ी रही। सीता माता अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, दोनों भाई जंगल की तरफ गए हुए थे। हाँ हाँ, आ रही हूँ, रुको। अरे बाप, अब कौन आ गया? मैं अकेले बाहर कैसे जाऊं? चलो देखती हूँ एक बार। माता सीता जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर एक साधु रहता है। हे ऋषिवर, आपको क्या चाहिए? आप यहाँ किस लिए आए हैं? तभी अचानक से साधु का रूप बदल जाता है और वह रावण बन जाता है। वह जबरदस्ती सीता माता को लेकर लंका की ओर जाने लगता है। मुझे छोड़ दे पापी, तुमने छल किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। किसी गांव में दूर दूर तक कोई घर नहीं था। यहाँ से नज़ारा देखते तो काफी जंगल दिखाई देता और यहाँ पर अधिकतर लोग भी नहीं रहते। इसमें से एक घर में एक आदमी रहती थी जो कि बड़ी ही आलसी थी। दोनों बहनें काम नहीं करना चाहती थी। छोटी बहन बड़ी को काम बताती तो बड़ी बहन छोटी को। कल सुबह होते ही मैं घर से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ रिंकी कैसे काम नहीं करती। अरे मैं भी कितनी चालाक हूँ। ऐसा कहकर नैना फिर नए नए बहाने खोजने लगती है, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहती थी और नैना बस सवेरे होने का इंतजार कर रही थी। और जब सवेरा हुआ तो रिंकी भी काम करने के आजकल से नहीं उठ रही थी, क्योंकि वो भी अपनी बहन से कम नहीं थी। अरे ओ महारानी, चल अब उठ जा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम घर की सफाई करके रखना। नैना ऐसा कहकर उसके पास खड़ी रहती है, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता और इस पर नैना उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। लगता है महारानी नहीं उठेंगी।
मुझे क्या, मैं भी सोने जा रही हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं करना। ऐसा कहकर नैना भी अपने कमरे में आ जाती है, पर उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अरे मुझे तो जोरों की भूख लग रही है, पर मैं भी आज खाना बनाने वाली नहीं हूँ। हर रोज वो बस मेरी बनाई हुई खाना को खाती है, आज मैं भी नहीं बनाऊंगी। नैना के जाते ही रिंकी भी उठकर बैठ जाती है। भूख तो उसे भी लग रही थी। अरे बड़ी पागल लड़की है, मेरी नकल करती है। देखो खुद तो खाना नहीं बना पाती। मैं सोई थी और महारानी मुझे ऑर्डर देकर गई, मैं तो नहीं बनाने वाली। चलो दोनों भूखे ही रह जाते हैं। एक दूसरे की नकल करने के चक्कर में दोनों ही बहनें भूखी रह जाती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की नकल कभी भी नहीं करनी चाहिए, अपना काम खुद करें। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे अमीर लोग रहा करते थे, पर इस गांव में एक घर ऐसा भी था जिसमें एक गरीब लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, पर वह जहाँ तहाँ से पैसे जुटाकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके घर में खाना ना होने की वजह से वह पास के नदी में जाती है। अरे आज तो जंगल में भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला, चलो आज पानी पीकर ही सो जाऊंगी, क्या पता कल कुछ मिल जाए, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसा कहकर वह लड़की सोचने लगती है। उसे अपनी भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह अपने पड़ोसियों से मांग मांग कर थक चुकी थी। काफ़ी रात होने की वजह से संजना भूखी ही सो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी खाना नहीं मिलता और कोई चारा भी नहीं था उसके पास। सुबह संजना जैसे ही उठकर दूसरे कमरे में आती है तो देखती है उसके कमरे में बहुत सारी मिठाइयाँ। अरे रे, ये कैसे हुआ? जरूर ये कुदरत की करिश्मा है। कल मैं भगवान के सामने रो रही थी, शुक्र है भगवान का कि उसने मेरी सुनी, तो मैं इसे जल्दी से खा लूंगी। अब मुझे कभी भूखी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनपुर नामक गांव में बहुत से ईमानदार लोग रहा करते थे, लेकिन उसमें से एक घर ऐसा भी था जहां एक बेईमान आदमी था, जिसके मन में हमेशा लालच ही उत्पन्न होता था। काश मुझे पैसों से भरी बोरी मिल जाए, मैं राज ही राज करूंगा। सुमित कभी मेहनत से कमाने की नहीं सोचता, वह हमेशा दूसरों के धन को हड़पने के बारे में ही सोचता था। सुमित एक दिन पैसों की तलाश करते करते जंगल पहुंच गया। हे भगवान, सुमित को आप ही कुछ बुद्धि दीजिए, मैं क्या करूं? मैं उसे समझा कर थक गई हूँ कि लालच बुरी बला है। कहाँ हो इच्छाधारी नागिन? मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, चलो अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। सुमित नागिन को पुकारते पुकारते आगे की ओर जाता है कि कहीं उसे नागिन की तलाश हो जाए, पर जैसे ही वह कुछ देर जाकर रुकता है, वैसे ही वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है, जो कि काली विशाल देखने में। नागिन सुमित को देखकर अपने असली रूप में आती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी आश्चर्य हो रहे थे। अरे ओ नागिन, ला अब मुझे जल्दी से अपना नागमणि दे दे। देखो तुम जो भी हो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर मेरे पीछे मत पड़ो। हम नागिन इतनी तपस्याएं तुम्हें नागमणि देने के लिए नहीं करती हैं। अच्छा, तुझसे तुम्हें बाद में लिपटता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तुझे हराने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर सुमित वापस घर आ जाता है। उसकी बीवी गुस्से में बैठी हुई रहती है। अरे शीला, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं वापस तो आ ही गया, देखो जैसा तुम्हें कहा था वैसे ही आया हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सुमित, लालच बुरी बला है, इसे छोड़ दो वरना तुम एक दिन बहुत पछताओगे, देख लेना। इसी बीच दोनों में बहस होने लगती है और उसे सुमित मनाने लगता है, पर वह मानती नहीं। सुमित शीला को काफी मनाता है, पर वह नहीं मानती। वह हमेशा के लिए सुमित से नाराज थी, इसलिए वह एक भी बातों का जवाब नहीं देती। हे भगवान, आज फिर ये गायब है, पता नहीं मैं इनका क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। शीला मन ही मन में सुमित की जाने का अफसोस करने लगती है। सोनपुर नामक गांव में बहुत से लोग खुशी खुशी रहा करते थे और यह गांव भी काफी खुशहाल था, पर इसमें से एक घर ऐसा भी था जहाँ खुशियाँ बहुत ही कम समय के लिए ही दिखती थी, क्योंकि हमेशा इस घर में किसी न किसी चीज की कमी रहती थी। और सारे पोज है, जाके देख लीजिए। और ये कंटेंट कॉपीराइट फ्री है, आप यूज कर सकते हो। बस एक बार मुझे हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे लगा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और वह राजा के पास जाने का फैसला कर लेती है। सुबह होते ही वह घर से निकल जाती है
और मन में एक आशा लिए अपनी राह पर चलती रहती है। पैदल चलते चलते उसके पाँव के 12 बज चुके थे, क्योंकि दोपहर का समय था और सूर्य भी निकलने को था। पर फिर भी वह पीछे नहीं हटी, वह अपने रास्ते पर चलती गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे बहुत जोर की पानी भी प्यास लग रही है। ऐसा कहकर शीला फिर अपने रास्ते पर चलने लगती है। आखिरकार वह राजा के महल के पास पहुंच जाती है। वो मुझे राजा साहब से मिलना है। सैनिक बहुत दयालु होते हैं, इसलिए वह अच्छे से कक्ष बता देते हैं। प्रणाम माता, आपका स्वागत है हमारे इस महल में। नहीं बेटे, मुझे प्रणाम मत करो। मैं कहाँ और तुम कहाँ, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? क्यों माता, मुझे कैसी शर्म? मैंने तो बड़ों का आदर करना ही सीखा है। कहिए क्या काम था आपको? वो राजा साहब जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे घर में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है माता, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ज़रूरत कल ही पूरी हो जाएगी। ठीक है मालिक, जैसा आप सही समझे। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर शीला आगे की ओर बढ़ने लगती है और अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है, पर वह ठहरती भी तो ठहरती कहाँ। आखिरकार वह अपने घर आ जाती है, जहाँ दूसरी तरफ उसका पोता बड़े ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। दादी माँ, अब कुछ नहीं लाई क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। नहीं बेटे, राजा साहब ने कहा कि कल वे हमारे घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे, सारी चीज़ों को नया कर देंगे। सुबह के 8 बज रहे थे और हर्ष अभी तक सोया हुआ ही था, क्योंकि उसे पंखे की हवा में बहुत अच्छी नींद आ रही थी। जब वह सोकर उठा तो अपनी दादी की तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ हर्ष, इतनी हैरानी से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? दादी माँ, ये सब इतनी जल्दी हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब हुआ।